बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो फर्स्ट वन टॉपिक है इस चैप्टर का ये है इलेक्ट्रिक करंट। तो चलते हैं फर्स्ट वन टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट समझने के लिए हम एक डायग्राम ले लेते हैं और इस डायग्राम के बेस पे हम इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन भी करेंगे। देन हम ये भी बताएंगे कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट एज वेल एज हीट। तो लेट्स से आपके पास ये कोई एक पीस ऑफ कंडक्टर है, लेट्स से कोई कॉपर है, एल्युमिनियम है, या कोई भी और किसी मेटल का कोई पीस है। लेट्स से इस कंडक्टर के जो एंड्स हैं इनको हम किसी भी पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स से V विद द अप्लाइड पोटेंशियल। तो कंडक्टर का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ अटैच है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और कंडक्टर का सेकंड एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। इस तरह कंडक्टर का वो एंड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है ये हायर पोटेंशियल पे होगा। हायर पोटेंशियल को हम HP के साथ इंडिकेट कर देते हैं, और कंडक्टर का वो एंड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है इट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल को हम LP के साथ इंडिकेट कर देते हैं। अब कंडक्टर के जो दोनों एंड्स हैं ये दोनों एंड्स डिफरेंट पोटेंशियल पे आ गए। एक एंड हायर पोटेंशियल पे चला गया और कंडक्टर का एक एंड लोअर पोटेंशियल के ऊपर चला गया। V अप्लाइड पोटेंशियल है जो कि कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस है, अप्लाई की हुई है, और दोनों एंड्स के दरमियान लेट से कोई डिस्टेंस भी है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E कैन बी रिटन एज V बाई D। तो पोटेंशियल के अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो अब जो कंडक्टर है ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये एरो जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर होंगे ये अलाइन हो जाएंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर जाएंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्टर के अंदर कहाँ से आते हैं। इनफैक्ट हम जानते हैं कि कोई भी जो मटेरियल है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है। एक जो छोटा सा पार्टिकल है इनडिवाइजेबल ख्याल किया जाता था, यानी एटम। ये जो एटम है ये एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है ये पॉजिटिव न्यूक्लियस पे, और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो लॉट ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास पीस ऑफ कंडक्टर है। पीस ऑफ कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। अब एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है ये पॉजिटिव चार्जेस यानी न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करता है, न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। अलबत्ता नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, जबकि ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स के अंदर बाइंड रखता है। अब होगा ये कि कंडक्टर्स में जो एटम्स हैं वो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतनी ज़्यादा फोर्स को एक्सर्ट नहीं कर सकते।
यानी उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ फोर्स, ये इतनी कम होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट के अंदर मौजूद होते हैं, कंडक्टर्स में लास्ट ऑर्बिट के अंदर मौजूद होते हैं, ये न्यूक्लियस की बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्स को फील कर रहे होते हैं। इतनी कम फोर्स को फील कर रहे होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लास्ट ऑर्बिट से ईजिली निकल जाते हैं। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लास्ट ऑर्बिट से निकलेगा तो ऐसा जो इलेक्ट्रॉन होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, रैंडमली मूव कर रहा है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमने बैटरी के साथ नहीं लगाया हुआ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव कर गया यहाँ तक, यहाँ पे किसी एटम के साथ कोलाइड करेगा, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके इधर तक पहुँचेगा, यहाँ किसी एटम के साथ कोलाइड करेगा, डायरेक्शन चेंज करके यहाँ तक पहुँचेगा, फिर कोलाइड करेगा, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, फिर कोलाइड करेगा, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मुकम्मल तौर पे कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा, मेटल के अंदर फ्रीली मूव करता जाएगा। ये सिचुएशन कब तक की होती है? ये सिचुएशन उस वक्त तक की होती है जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में चार्ज पार्टिकल रैंडमली मूव करता है और कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता रहता है। बट हम यहाँ पे हमने पीस ऑफ कंडक्टर को अटैच कर दिया है विद सम पोटेंशियल सोर्स। तो पोटेंशियल सोर्स के अप्लाई करने से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। और अब जो चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक फोर्स फील करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज़ इक्वल टू -QE, ये फोर्स फील करेंगे। और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है फोर्स उसके ऑपोजिट लगनी है। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लीव आउट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर जाएंगे। अब इनकी नेट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, the negative electron align themselves opposite to the direction of electric field and they starts to move from negative towards the positive terminal of the battery or from lower potential to the higher potential. ओके, तो ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करना शुरू कर जाएंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। अब हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक रीजन या कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट कर लेते हैं। मैं बना देता हूँ। ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और चार्जेस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करेगा, ठीक है, जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करेगा वो जो रेट होगा, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेट्स से जो चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है उसको मैं कह देता हूँ डेल क्यू, और जितने टाइम में पास कर रहा है उसको मैं कह देता हूँ डेल टी कह देता हूँ। तो डेल क्यू बाई डेल टी करेंगे तो ये टर्म रीड की जाएगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसको डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट and mathematically it can be represented by I and can be written as I is equal to del Q by del T। ओके, तो अब हमने करंट की प्रॉपर डेफिनेशन की। अगेन रिपीट कर देता हूँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट
and mathematically it can be written as I is equal to del Q by del T, ठीक है, and its unit is कोलम पर सेकेंड। चार्ज की यूनिट कोलम है, टाइम की यूनिट सेकेंड है, कोलम पर सेकेंड इज़ द यूनिट, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज़ एम्पेयर विच इज़ इक्वल टू कोलम पर सेकेंड। तो आपके पास ये बनती है कोलम पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू एम्पेयर। ओके, यहाँ से अगर हम चाहें तो 1 कोलम को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखें 1 कोलम यहाँ पे 1 एम्पेयर, यहाँ पे 1 एम्पेयर तब आ सकता है जब चार्ज भी आपके पास क्या हो, 1 कोलम का हो, और टाइम आपके पास कितना हो, 1 सेकेंड का हो। तो आप कह सकते हैं इफ़ 1 कोलम चार्ज इज़ पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, देन करंट विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। अगेन बताता हूँ, if 1 column charge is passing through any cross sectional area in 1 second, then current will be equal to 1 ampere. ओके, तो यहाँ से हम डेफिनेशन कर सकते हैं 1 एम्पेयर की। अब इससे अगला पॉइंट है कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट से क्या मुराद है? इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए देखेंगे कि नेचर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन्स हैं जिसमें आप देखते हैं कि चीज़ें अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ फ्लो करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर हीट की बात करें तो हीट अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ फ्लो करती है। इसी तरह से अगर गैसेस की कंसंट्रेशन की बात करें तो गैसेस को अगर आप लेट से परफ्यूम है तो एक रूम के कॉर्नर के ऊपर आप स्प्रे कर दें तो आप देखते हैं कि उस कॉर्नर के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाकी रूम के अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो गैसेस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती हैं और कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि वो जो आप परफ्यूम की खुशबू है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। फिर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, फिगर में देखें, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले जाएं तो डी एक्साइटेशन में अगेन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करेगा और ख़ुद ब खुद क्या करेगा, अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ फ्लो करेगा। वाटर की एग्जांपल ले लें। वाटर अपनी हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ खुद ब खुद क्या करता है, मूव करता है। तो इट मीन्स के नेचर की हर एक चीज़ मोर स्टेबिलिटी की तरफ जब जाती है तो अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ फ्लो करती है। अब साइंटिस्ट ने ये किया कि पॉजिटिव चार्जेस को हायर पोटेंशियल का नाम दे दिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस को हायर पोटेंशियल का नाम दे दिया और ये कहा कि जैसे हर एक चीज़ हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ जाती है तो जो करंट है इसमें भी चार्जेस अपनी हायर स्टेट से, यानी पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट बना किसका, कन्वेंशनल करंट का। कन्वेंशन से मुराद होता है रवायत। ठीक है, तो व्हाट इज़ कन्वेंशनल करंट? द टाइप ऑफ करंट या द इक्विवेलेंट करंट। क्या कहेंगे? द इक्विवेलेंट करंट विच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी to the negative terminal of the battery due to the flow of positive charges, ठीक है, called conventional current। ठीक है, the equivalent current which flows from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery due to the flow of positive charges called conventional current। मैंने ये नहीं कहा कि due to the flow of protons, ठीक है, मैंने कहा इक्विवेलेंट, द इक्विवेलेंट करंट विच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ठीक है, बाद में मैं इसका कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर हम कन्वेंशनल करंट क्यों लेते हैं। फिर देखा गया कि जो आपके पास प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे ये फिगर के अंदर देख सकते हैं, और न्यूक्लियस हमेशा लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड रहता है।
ठीक है, ये लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर बार बार वाइब्रेट करता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर ही क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑर्बिट्स के अंदर इवॉल्व करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें तो लास्ट ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है, यानी सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा, बाकी जो आपके पास एटम होगा, जो कि अब एक पॉजिटिव चार्ज उस एटम पे बच जाएगा, यानी पॉजिटिव आयन होगा, वो वाइब्रेट करता रहता है लेटेस्ट पॉइंट के अराउंड, ठीक है। बट एज अ होल कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं होता, ये बात भी माइंड पे रख लें। तो हम बात कर रहे थे प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस से स्किप नहीं हो सकता, प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकल नहीं सकता। तो लिहाजा अगर हम ये कंसेप्ट कह दें कि बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ प्रोटॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है, तो ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। तो देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट ऑर्बिट के अंदर वो मौजूद होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी लेके निकल सकते हैं, लिहाजा जो करंट फ्लो करवाने के रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना कि प्रोटॉन्स हैं या कोई पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक नई डेफिनेशन बनी करंट की, और ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक करंट? द टाइप ऑफ करंट which flows from negative to the positive terminal of the battery due to the flow of free electrons called electronic current, ठीक है। ऐसा करंट जो बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करे ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अच्छा ज़हन में रखेंगे कि हम फिज़िक्स के अंदर जहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे हम कन्वेंशनल डायरेक्शन को ही लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर कन्वेंशनल करंट ठीक नहीं है तो फिर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्यों लेते हैं, ठीक है। तो याद रखें फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ एक जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर चार्ज है 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम का, और एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज है -1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम का। इलेक्ट्रॉन से ये चीज़ ध्यान में रख लें कि मूवमेंट इधर है और कोई इफेक्ट नहीं है, मूवमेंट इधर है, और पॉजिटिव चार्ज है, मूवमेंट ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट मूवमेंट है। तो अगर आप ये कहते हैं कि 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कॉलम का चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया, या इतना ही चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया, तो इफ़ेक्ट विल बी सेम, इफ़ेक्ट सेम होगा। हमने प्रोटॉन का नहीं कहा था, प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, हमने प्रोटॉन के मूवमेंट को किसी जगह पे नहीं कहा। इसलिए जो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन है वो इक्विवेलेंट करंट है, ठीक है। The equivalent current which flows from positive to the negative terminal of the battery due to the flow of positive charges not protons, okay। तो लिहाजा इक्विवेलेंट करंट ले सकते हैं। ये करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट से मुराद इफेक्ट सेम रख रहे हैं, जितना इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रखेगी उतना ही इफ़ेक्ट जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो के दौरान उतना ही इफ़ेक्ट रखेंगे। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट करंट है। इसलिए हम जो कन्वेंशनल करंट है इसको स्टिल फॉलो करते हैं। इससे हमारी किसी भी जो फिनोमेनन है या कोई भी जो कैलकुलेशन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ेक्ट सेम रहता है। लिहाजा हम स्टिल जो है वो फिज़िक्स के अंदर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही ट्रीट करते हैं। इज़ इट क्लियर? तो हम जहाँ पे भी फिज़िक्स में देखेंगे कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वही हम ट्रीट करेंगे। अगर कहीं आप डायरेक्शन ट्रीट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो आपको लेना पड़ेगा कि मैं ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन को मेंशन कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं फिगर के अंदर ट्रीट कर दूँ कि करंट की डायरेक्शन ये है, मैंने कोई चीज़ मेंशन ना की हो, तो अंडरस्टूड है कि ये आपने करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन को ट्रीट किया है, ठीक है। तो ये हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए? ये हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। पॉइंट है द
कंसेप्ट ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट को समझने के लिए फिर से इसी फिगर पे आ जाते हैं और फिगर को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कीजिएगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पे 50 पॉजिटिव चार्जेस हैं और लोअर पोटेंशियल पे 50 नेगेटिव चार्जेस हैं। यहाँ पे बैटरी नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। एक तरफ है 50 पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ है 50 नेगेटिव चार्ज। अब पोटेंशियल का डिफरेंस है दोनों तरफ। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक पहुँचेगा, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। अब यहाँ पे 49 नेगेटिव है, यहाँ पे 49 नेगेटिव पॉजिटिव है। अब पोटेंशियल का डिफरेंस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। फिर एक पॉजिटिव चार्ज चला, मैं कन्वेंशनली बात कर रहा हूँ। फिर एक पॉजिटिव चार्ज चला और वो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर गया। 48 और 48 रह गए और करते करते फाइनली जब आखिरी पॉजिटिव चार्ज आखिरी नेगेटिव चार्ज को मीट करेगा तो उस वक्त इधर भी ज़ीरो चार्जेस, इधर भी ज़ीरो, सेम पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर क्या हो कि चार्जेस यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आते जाएं तो पोटेंशियल का डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करता जाएगा और पोटेंशियल का डिफरेंस रिड्यूस करते हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स कम लगनी है, चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स कम लगेगी तो फ्लो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब फ्लो जब कम होगा तो मतलब क्या हुआ, करंट कम हो गया, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने करंट को स्टेडी फ्लो करवाना है, यानी कांस्टेंट फ्लो करवाना है। स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट फ्लो करवाना। तो स्टेडी करंट में फ़र्ज़ कर लें 50 चार्जेस थे और 50 यहाँ पे थे। एक चार्ज जब मूव करके यहाँ पे पहुँचा 49 और 49 रह गए। अब पोटेंशियल का डिफरेंस थोड़ा सा कम हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए बैटरी लगाते हैं, सोर्स लगाते हैं। तो बैटरी एक पॉजिटिव चार्ज और सप्लाई कर देगी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ तो इस स्टेट में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहेगी तो फोर्स मेंटेन रहेगी, फोर्स मेंटेन रहेगी तो चार्जेस का फ्लो मेंटेन रहेगा। इट मीन्स के जो करंट है ये आपके पास कांस्टेंट रहेगा। ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे करंट को हम स्टेडी करंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमने 5वां पॉइंट भी देख लिया। अब हम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। समझने के लिए अगेन हम इसे फिगर को ट्रीट कर लेते हैं। आपके पास ये फिगर है, इसमें आपने ये देखा कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जब किसी एटम के साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के साथ साथ अपनी एनर्जी क्या कर जाएंगे, वेस्ट कर जाएंगे, लूज़ कर जाएंगे। वो एनर्जी यहाँ से हीट की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब होगा ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई, इलेक्ट्रॉन की जो नेट वेलोसिटी है ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी और वेलोसिटी बढ़ना शुरू करेगी। चूँकि इस पे फोर्स लग रही है यानी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट होगा। वेलोसिटी बढ़ते 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 जब ये एक सर्टेन वेलोसिटी को गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी पहली कोलिजन कहीं यहाँ पे कर जाएगा, किसी एटम के साथ ये कोलाइड करेगा। देन अपनी काइनेटिक एनर्जी का सारा पोर्शन सडनली क्या कर जाएगा, लूज़ कर जाएगा। और जो ही इस एटम को क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ते 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 देन ये नेक्स्ट कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी नेक्स्ट कोलिजन के दौरान वेस्ट कर जाएगा और सडनली देन फिर स्टॉप हो जाएगा। अब सेकेंड एटम को क्रॉस करेगा, फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर से चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता जाएगा और बढ़ते 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 जब ये खास वेलोसिटी को गेन करेगा थर्ड वन कोलिजन के बाद फिर से क्या कर जाएगा, हिट करेगा और रेस्ट की स्टेट में आ जाएगा। ये प्रोसेस थ्रू आउट द मोशन चलता रहता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि पूरी मोशन के दौरान चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता रहता है। अब एक्सेलरेट होते होते ऐसा नहीं है कि इसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, बल्कि वेलोसिटी बढ़ते 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 कहीं ये कोलाइड करता है, फिर रुक जाता है, फिर उस बैरियर को क्रॉस करेगा, फिर वेलोसिटी बढ़ते 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 नेक्स्ट कोलिजन होगी, फिर स्टॉप हो जाएगा। एक्सेलरेट तो करता रहता है लेकिन वेलोसिटी जो है ये इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, बल्कि ये वेलोसिटी क्या हो जाती है कि ये एक ख़ास लिमिट तक पहुंचती है, फिर ज़ीरो पे आ जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते किसी वैल्यू तक जाती है, फिर ज़ीरो पे आ जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू पे जाती है, फिर ज़ीरो पे आ जाती है। मिसाल इसकी ऐसे ले लें, एक रनर है जो यहाँ से अपनी रनिंग शुरू करता है, ज़ीरो से उसकी वेलोसिटी शुरू हुई, करते 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 पहले उसने वेलोसिटी गेन की 50 मीटर पर सेकेंड। एक बैरियर था जिससे वो टकरा गया और यहाँ पे वो टकराने के बाद गिर गया, फ़ौरन स्टॉप हुआ। अब जब इस बैरियर को क्रॉस करेगा फिर से ज़ीरो से वेलोसिटी बढ़ते 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 अब इस दफ़ा उसने 45 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन की, अगले बैरियर से बाई चांस हिट कर गया तो फिर ज़ीरो पे आ गई वेलोसिटी उसकी। दूसरे बैरियर को जब वो क्रॉस करेगा फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 अब इस दफ़ा उसने 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को गेन किया, तो तीसरे बैरियर के साथ हिट कर गया, वो भी इसको बाई चांस मिल गया था, तो वहाँ पे ये जो रनर था वो फिर गिर गया। तो अगर दौड़ते हुए उसको इसी तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो फाइनल तक मिलें तो ये वाला जो फिनोमेनन है, इस तरह की बिहेवियर या इस तरह का फिनोमेनन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। तो अब ये जो एवरेज सी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी मैं कहता हूँ, एवरेज सी जो वेलोसिटी है ये एवरेज वेलोसिटी बनती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर गेन कर पाते हैं। कितनी बनती है? 10⁻³ मीटर पर सेकंड, बहुत छोटी सी वेलोसिटी है। ये जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर गेन करते हैं, इस एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, देखें कि पहली वेलोसिटी 0 से लेके कुछ वेलोसिटी इसने गेन की थी, उसका एवरेज ले लें। दूसरी दफ़ा इसने जो मैक्सिमम वैल्यू गेन की थी उसका एवरेज ले लें। तीसरी दफ़ा जो मैक्सिमम वैल्यू तक गेन की थी उसका एवरेज ले लें। तो फिर जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ आती हैं उन सब का एक एवरेज लें, तो आपके पास एक एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। वो तकरीबन आती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड की रेंज में। या फिर आप ये कह दें टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर लें, आपके पास चार्ज पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, जो एवरेज वेलोसिटी इसकी तकरीबन 10⁻³ मीटर पर सेकंड तक बनती है। तो आप कह सकते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी gained by free electron inside the metal when electric field is applied called drift velocity, या the uniform velocity of free electron, ये uniform average velocity है, याद रखेंगे। the uniform velocity ये average वाली है of free electrons inside the metallic conductor in opposite direction of electric field called drift velocity, इट्स वैल्यू इज़ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि अगर एक सिंगल एटम की बात करें तो एक हाइड्रोजन का एटम है, सेंटर में एक प्रोटॉन है और पहले ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो वहाँ पे पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ये 2.18 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होती है। ठीक है, बहुत बड़ी वेलोसिटी है, जबकि उसके मुकाबले में ये जो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? बहुत ही स्मॉल है। सेप्ट को अगर यूज़ करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 क्रॉस 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1.0 माइक्रोसेकेंड। कहते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में से इतने टाइम के अंदर गुजर जाते हैं।
Find the current in amperes flowing through the conductor where charge on electron is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखें I इज इक्वल टू Q बाई T है और Q इज इक्वल टू NE है। Q की जगह NE राइट किया, N की वैल्यू आपने यहाँ पे राइट कर दी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन थे और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आपको ऑलरेडी गिवन है एग्जाम्पल के अंदर, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को ऐसे यूनिट के अंदर लिखेंगे 1.0, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिख लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻6 एम्पेयर। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स और भी देखेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज पे जाएंगे तो 13.1 प्रॉब्लम है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे, पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। कहते हैं 1 मिनट में बल्ब में से कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे। 1 मिनट से मुराद है 60 सेकेंड। इफ़ 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट, अगर करंट 300 मिली एम्पेयर का पास कर रहा हो, 300 मिली एम्पेयर से मुराद 300 × 10⁻⁻3 वेयर मिली इज इक्वल टू 10⁻⁻3। तो एज वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बाई T, I इज इक्वल टू Q की जगह NE राइट कर दें, डिवाइडेड बाई T। यहाँ से N को सेपरेट करें, T जाके मल्टीप्लाई, I मल्टीप्लाई बाई T और E जाके डिवाइड, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। I की वैल्यू आ गई 300 × 10⁻⁻3 इंटू 60, टाइम था सेकेंड्स में, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। होल फैक्टर को सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 1.125 × 10⁻20। तो ये इलेक्ट्रॉन्स उस फिलामेंट में से पास करेंगे। 13.2 प्रॉब्लम इससे भी सिंपल है। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम passes through a wire in 1 hour and 15 minutes। चार्ज है 90 कूलम का और एक वायर में से पास कर रहा है 1 hour and 15 minutes। 1 hour से मुराद है आपके पास 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स हर मिनट के अंदर होते हैं, यानी 3600 सेकेंड्स, एंड 15 मिनट से मुराद है प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, चूँकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये आ जाएगा 4500 सेकेंड्स। ओके, तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T है, Q 90 कॉलम लिखा, डिवाइडेड बाई T टोटल टाइम 4500 है। ये आपके पास आ जाएगा 20 × 10⁻⁻3 एम्पेयर, और -3 को मिली राइट कर लेंगे, तो ये मिली एम्पेयर्स के अंदर हमने करंट को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बुक की जो टेक्स्ट है, बुक का जो टेक्स्ट है वहाँ उसको अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, तो उम्मीद है आपके मज़ीद जो कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।